नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद की भूमिका। बीपीएससी के द्वारा यहाँ से दो टाइप के प्रश्न बनाया जाता है। पहला प्रश्न तो सीधे पूछ लेगा बिहार में किसान आंदोलन के बारे में बताएं, और दूसरा सेपरेट यहाँ पे प्रश्न बना देता है कि बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका को बतलाएं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आज इस क्लास में हम लोग दोनों ही प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी अब बिहार में किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे तो आपको स्वामी सहजानंद की भूमिका को संक्षेप में दिखाना होगा। लेकिन पार्टिकुलरली जब यहाँ पे स्वामी सहजानंद की भूमिका को यहाँ पे जब पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखाना होगा। और आज मैं इन दोनों ही प्रश्नों को एक साथ पैरेलल आपको, ठीक है, पूरा आंसर राइटिंग करने का यहाँ पे सिखाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट, फैक्ट, जितना भी सारा चीज़ें यहाँ पे एक जगह आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसका डायमेंशन मैं बार बार बोलता हूँ, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब भी बिहार की बात आती है तो आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को दिखाना होता है। जो भी किसान आंदोलन का कारण हो गया या फिर प्रमुख जो भी यहाँ पे विद्रोह हुआ, प्रमुख आंदोलन हुआ, उसके बाद से देखेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा बिहार में। ऐसे सारे चीज़ों को आपको दिखाते हुए अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल थोड़ा सा फैलाने की कोशिश कीजिएगा, हॉरिजेंटली रूप में, कि आपका डायमेंशन बड़ा हो आंसर का। और यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसे कि वर्टिकली आपको ड्राइव भी मारना है, जैसे कि स्वामी सहजानंद की भूमिका को लेके, तो यहाँ पे आपको वर्टिकली ड्राइव मारना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्स एनालिसिस करना होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भूमिका का। इस भूमिका में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसान आंदोलन पूरी तरीके से, ठीक है, आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। कई सारे विद्रोह हुए, तो कहीं न कहीं उसकी जो भी नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियाँ थी, उसके बाद से यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ किसान आंदोलन की यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। किसान आंदोलन के जैसे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन है, या फिर हम लोग, ठीक है, पावना विद्रोह की बात कर लें, या फिर जो दक्कन का जो विद्रोह हो गया किसानों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा किसान आंदोलन में जो स्वरूप है 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक आते आते बहुत बड़ा आपको चेंज दिखाई देगा। 19वीं सदी में आपको बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया में दिखाई देगा, विचारधाराओं का अभाव दिखाई देगा। लेकिन 20वीं सदी में जो किसान जो आंदोलन है एक व्यापक स्तर पे, या फिर आप कह सकते हैं कि यही किसान आंदोलन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के क्षेत्रों में भी पड़ेगा, क्योंकि कारण तो देखेंगे लगभग पूरे भारत में लगभग सेम ही था। तो बिहार में यहाँ पे किस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ, इसी को डिटेल करना है। और यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप लोग तो एक भूमि की चर्चा मिलती है जिसको बोला जाता है बकास्त भूमि। ये बकास्त भूमि को लेके बहुत लंबे समय के तक जमींदारों और किसानों के बीच, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ वहाँ पे होती रही। उसके बाद से अब इसी में देखेंगे तो पूरे के पूरे भारत के स्तर पे स्वामी सहजानंद का नेतृत्व किसान आंदोलन के प्रति देखेंगे। एक सन्यासी व्यक्ति थे, गाजीपुर के क्षेत्रों में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय रहे। तो किस प्रकार से इन्होंने छोटे छोटे किसानों की बात रखी, जमींदारों के खिलाफ जाके रखी, और फाइनली किसान सभा का इन्होंने नेतृत्व किया। अखिल भारतीय किसान सभा के अभी इन्होंने नेतृत्व किया पूरे भारत के स्तर पर। तो स्वामी सहजानंद को हम लोग पूरा डिटेल्स देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग छोटा सा निष्कर्ष के माध्यम से आंसर राइटिंग कंप्लीट करेंगे। अब यही यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि एकदम एक एक पैराग्राफ के माध्यम से आपके आंसर में कनेक्टिविटी देखना चाहिए, तभी आप 38 में से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा भूमिका के तौर पे देखने का प्रयास करते हैं, या फिर किसान आंदोलन के कारण कुछ है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे भूमिका के तौर पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार की जो भी प्रतिकूल औपनिवेशिक जो नीतियाँ थी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण तो यहाँ पे वही था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रिटिश सरकार की प्रतिकूल नीतियाँ। अब यही ब्रिटिश सरकार की प्रतिकूल नीतियों की वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ आर्थिक क्रियाकलापों की बात करेंगे।
आर्थिक संबंधों की बात करें तो इस पे यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, रैयतवाड़ी लाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त भी महलवाड़ी बंदोबस्त भी यहाँ पे लाया गया था। तो इन सारे ही चीज़ों से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों की समस्या ही हुई। और अब हम लोग बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जमींदार जो है कहीं न कहीं यहाँ पे ठीक है मतलब जमींदारों के द्वारा यहाँ पे जो किसान है शोषण का शिकार हुए। जमींदारों के साथ साथ देखेंगे तो साहूकारों ने यहाँ पे जम के किसानों का शोषण किया, चूँकि कर्ज वगैरह यही यही देते थे। तो जमींदार और साहूकार, और बड़े मज़े की बात अगर हम लोग बात करें पूरा पूरा विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका का, तो इन जो है जमींदारों के फेवर में ही वो लोग कार्य कर रहे होते थे। किसानों की यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था, तो समस्या यहाँ पे होती ही होती थी। और ज़मींदारों से अगर देखा जाए तो किसानों को सबसे अधिक समस्या हुई बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, जैसे कि ज़मींदारों के द्वारा उच्च लगान हो गया, उच्च लगानी का वसूली करना, अवैध करारों पर ज़बरदस्ती कई प्रकार के करों का यहाँ पे लगा देना, अब अवैध करारोपण। इसके अलावा मनमानी कह सकते हैं, मनमानी बेदखली करना, अवैतनिक श्रम बेगार करवाने की प्रथा करना, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे जो कारण था जो कहीं न कहीं यहाँ पे ज़मींदारों के खिलाफ, ध्यान रखिएगा ज़मींदारों के खिलाफ, ठीक है, किसानों को कहीं न कहीं यहाँ पे भड़काने का कार्य किया। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय उद्योगों का बड़े पैमाने पर यहाँ पे नुकसान किया गया इन आर्थिक गतिविधियों के तहत। तो जो भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर उद्योगों का पतन हुआ, खासकर इसमें हम लोग भारत के हस्तशिल्प उद्योगों की यहाँ पे बात करें, हस्तशिल्प हो गया, या फिर जो भी पारंपरिक जो उद्योग थे, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, तो वैसे बहुत सारे उद्योगों का पतन भी हुआ। और इन लोगों के द्वारा कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, अर्थात नकली फसलों पे बल दिया जाने का प्रयास किया जाने लगा। अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे अगर भारत के उद्योगों का अगर पतन हो रहा है, जो भी हस्तशिल्प वाले लोग हैं, पारंपरिक जो भी उद्योगों में यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, तो यहाँ से अब यहाँ पे लोग जाएंगे कहाँ? अब खुद सोचिए। मैंने आपको ठीक है बताया हुआ था कि जब भी यहाँ पे कृषि कार्य होता है बड़ी मात्रा में, तो जब यहाँ पे अधिशेष बचना शुरू हो जाता है तो गैर कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। और यही लोग, ठीक है, कोई यहाँ पे लोहार हो गया, कोई बढ़ई हो गया, कोई सुनार हो गया, अर्थात अलग अलग कार्यों में ये लग जाएंगे। लेकिन अब इनका अधिशेष ही नहीं बच रहा है, इनका व्यापार ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर ब्रिटिश नीतियों के द्वारा भारत के उद्योगों का पतन किया गया। तो वापस ये लोग कहाँ जाएंगे? अब पुनः ये कृषि करने जाएंगे। अब इससे क्या होगा तो खुद आपको समझना होगा कि अब कृषि पे बोझ यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, कृषि पे बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा, कर्ज की मात्रा यहाँ पे अधिक हो जाएगी, गरीबी यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ने लगेगी। कुल मिला के समस्या किसको हो रही है? तो किसानों को हो रही है। आगे चल के यही जब दौर आएगा, चाहे हम लोग सत्याग्रह की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो देखेंगे कि इसमें बड़ी मात्रा में अगर किसान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों का उसमें, ठीक है, अपना हित तो होता ही होता था कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी रूप में हमारी जो ज़मीन है वो हमें पहले जैसा वापस मिल जाए। तो समस्या यहाँ पे बनी हुई थी। अब यहाँ पे आइए हम लोग कुछ किसान आंदोलनों की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी का 19वीं सदी का किसान आंदोलन। 19वीं सदी का किसान आंदोलन को अगर देखा जाए तो इनकी जो मांग थी बहुत ही, देखेंगे, आर्थिक समस्याओं से संबंधित इनकी मांगे होती थी। अर्थात किसी तरीके से, ठीक है, हमारी जो भूमि हमें वापस दे दिया जाए, या फिर जो भी लगान की यहाँ पे उच्च दर था, कई प्रकार का अवैध मनमानी था, तो इनका नज़रिया यहाँ पे यही होता था। मुख्य जो शत्रु था ये लोग, ठीक है, भारतीय ज़मींदारों को, या फिर जो भी अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो बगान जो मालिक होते थे, महाजन होते थे, सूदखोर होते थे, उनको ये लोग मानते थे। इनका इस समय देखेंगे तो बड़ा ही सीमित उद्देश्य हुआ करता था।
जैसे कि व्यक्तिगत समस्याओं को लेके ये लोग काफ़ी परेशान होते थे। संगठन बहुत ही मैंने यहाँ पे देखेंगे तो वैसा अब मतलब बड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। नेतृत्वकर्ता के रूप में कोई यहाँ पे लीडर आपको दिखाई नहीं देगा। कुल मिला के ये लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएगा, बल्कि हिंसक साधनों के सहारा से जो भी इनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से लोग पार करने की कोशिश करेगा। इसी संदर्भ में देखेंगे कि अभी बंगाल की तरफ जब पावना विद्रोह होगा तो ये लोग अपने वास्तविक दुश्मन को पहचान ही नहीं पाएगा। ये लगेगा कि हमारा वास्तविक दुश्मन जमींदार ही है और ये लोग बोलेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। तो 19वीं सदी का आंदोलन बिल्कुल यहाँ पे इसी टाइप का था। तो जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट में बातों को मैं शामिल कर देता हूँ। जैसे इनकी जो यहाँ पे मांग अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे सीमित था, आर्थिक समस्याओं से संबंधित। इनका जो मुख्य शत्रु था जैसे कि बगान मालिक हो गया, जमींदार हो गया, महाजन, सूदखोर हो गया, और इनका उद्देश्य और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दोनों ही बहुत सीमित यहाँ पे हुआ करता था। जैसे उद्देश्यों में देखेंगे तो व्यक्तिगत समस्याएं यहाँ पे रहेगी, कोई भी विचारधारा यहाँ पे नहीं था, नेतृत्व का पूरी तरीके से अभाव था, संगठन का आपका अभाव देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जब तक भीड़ नहीं लगेगा इनकी बातों को सुनेगा कौन। आंदोलन ये बहुत देखेंगे तो सीमित स्तर पे हुआ करता था, सीमित स्तर पे यहाँ पे हुआ करता था। और ये लोग सबसे इसकी बड़ी खासियत होती थी कि ये लोग कभी भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा और ये लोग हिंसक साधनों का सहारा लेगा, हिंसक साधनों का सहारा लेगा। जैसे इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। जैसे इसमें नंबर 1 आ जाएगा 19वीं सदी के किसान आंदोलन में पावना विद्रोह। आप लोगों ने जरूर पढ़ा ही होगा पावना विद्रोह। लगभग देखा जाए टाइम पीरियड तो 1870 से लेके 80 के दशक तक लगभग 10 सालों तक ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे कारण था, ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। क्योंकि उस अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से ही यहाँ पे जमींदारों के द्वारा जो भी यहाँ पे जमींदार थे यहाँ पे लगान की दरों में इन लोगों ने वृद्धि करना शुरू कर दिया, या फिर भूमि कर कह सकते हैं, भूमि कर में वृद्धि करना यहाँ पे शुरू कर दिया। क्योंकि जमींदारों को तो एक अस्थाई बंदोबस्त के तहत एक फिक्स जो रेवेन्यू जो होता था, ठीक है, वही यहाँ पे देना होता था अंग्रेज़ों को। लेकिन ज़मींदार इसमें मनमानी करते थे, या फिर जो भी इनके लठैत होते थे, जो भी बीच में जो बिचौलिए होते थे, वे मनमानी करते थे, जो कहीं न कहीं यहाँ पे ज़मींदारों के द्वारा ही ये लोग संचालित हो रहे थे। तो इसीलिए अब यहाँ के लोगों को समस्या होने लगी कि जो हमारा वास्तविक जो दुश्मन है, किसान किसको समझ रहे हैं, तो ज़मींदार को समझ रहे हैं। वास्तविक दुश्मन किसान जमींदार को समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ के जो रैयत हैं, जो किसान हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पे दक्षिण के क्षेत्रों में, खासकर प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में यहाँ पे दूसरा जो विद्रोह होते हुए आपको दिखाई देगा, दक्कन का विद्रोह। दक्कन का विद्रोह, तो दक्कन का क्षेत्र है, काली, समझ रहे हैं ना, काली मिट्टी वहाँ बड़ी मात्रा में होती है, जहाँ पे देखेंगे तो कपास का प्रोडक्शन वहाँ अच्छी खासी होती है, आज भी वहाँ पे होती है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, बड़ी मात्रा में वहाँ पे उपजाया जाता है। तो जब लगभग वो दौर चल रहा था 1860-65 का, तो देखेंगे 1860-65 के दौर में देखेंगे तो अमेरिका में, ठीक है, जो भी गृह युद्ध यहाँ पे चला, तो अमेरिका बहुत सारा जो कॉटन जो होता था, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा जो कॉटन होता था वो अपने वहाँ प्रोडक्शन करके और उसको यहाँ पे भेजा जाता था, इंग्लैंड में भेजा जाता था। लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से वो प्रक्रिया यहाँ पे बाधित हो गई। अब वहाँ के अंग्रेज़ों के द्वारा, अर्थात इंग्लैंड के द्वारा, यहाँ पे भारत के किसानों से कपास ज़बरदस्ती उपजाया जाने लगा। अब यहाँ पे समस्या क्या यहाँ पे हुई, तो जैसे अमेरिका से गृह युद्ध खत्म हो गया, अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो गया, वहाँ से कंटिन्यू रूप से कॉटन जाने लगा। अब भारत का जो कपास, समझ रहे हैं, भारत का जो कपास जो भी यहाँ पे किसानों ने लगाया हुआ था, उसका जो मूल्य था एकदम यहाँ पे गिरा दिया गया। अब इससे क्या हुआ, तो बहुत सारे जो किसान हैं, जमींदार हो गया, या फिर जो भी यहाँ पे महाजन, सूदखोर हो गया, इन सारे लोगों से, ठीक है, मोटी मात्रा में लोग ऋण लेते थे। ऋण ही नहीं लेते थे, बल्कि उन लोगों के द्वारा इन लोगों का यहाँ पे शोषण भी किया जाता था। जो भी महाजन थे, सूदखोर थे, बड़ी यहाँ पे किसानों के साथ यहाँ पे समस्या थी, जिसमें देखेंगे तो ब्याज दर
इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत औने पौने यहाँ पे होता था। और मैंने बताया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब अंग्रेजों के कंट्रोल में था। अर्थात जो भी लोग थे समाज, ठीक है, महाजन, सूदखोर, सबके उनके फेवर में यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे मिलता था। तो अब यहीं से किसानों को यहाँ पे रही नहीं गया और इन लोगों ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ, ठीक है, एकदम हिंसाग्रस्त, समझ रहे हैं ना, हिंसा से युक्त पूरा का पूरा आंदोलन इन लोगों ने छेड़ दिया गया। बहुत सारे यहाँ पे जमींदारों को लूटा गया, मारा गया। जो भी कागज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे यहाँ पे, रील वगैरह के, सब यहाँ पे उसको नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ के भी किसान वास्तविक दुश्मन को अपने समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम इधर यहाँ पे लगा हुआ था। और ये पाबना विद्रोह जहाँ हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं कि 19वीं सदी का जो किसान आंदोलन का स्वरूप किस टाइप का था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 20वीं सदी के किसान आंदोलनों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये था 19वीं सदी का, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 20वीं सदी का किसान आंदोलन। अब 20वीं सदी के किसान आंदोलन देखेंगे, कारण तो सेम ही था, कारण कोई अलग से नहीं था अभी भी, ठीक है। इनका जो दुश्मन था कहीं न कहीं यहाँ पे जमींदार या फिर सूदखोर महाजन लोग यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन अब इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, इनके स्वरूप में पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया। अर्थात अब ये धीरे धीरे अपने वास्तविक शोषणकर्ता को, वास्तविक शोषणकर्ता को धीरे धीरे ये लोग आइडेंटिफाई करने लगा था, पहचानने लगा था। और यही कारण है कि अब ये जो किसान जो आंदोलन है, देखेंगे 20वीं सदी में आते आते ये राष्ट्रीय आंदोलन से लोग जुड़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का मतलब है कि ये व्यापक हो गया, इनको राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता मिल गया, एक जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो यहाँ पे मिल गया। इनकी जो कार्य, जो प्रक्रिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भी विधिवत, विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लोग अपना मांग पूरी तरीके से उठाने लगा। अब इसी दरमियान यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो बिहार में, चाहे हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात कर ले या फिर अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर ले, लगभग 1920 से लेके 1940 के बीच देखेंगे तो ये बहुत ही किसानों के लिए एक क्रांतिकारी यहाँ पे दौर रहा है। सारे किसान राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ते हुए असहयोग, सविनय, या फिर हम कह सकते हैं 1937 के बाद से जब प्रांतीय चुनाव हुआ तो उस समय लोग अपनी मांग उठाएगा। जब भारत आज़ाद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन जब आएगा, ध्यान रखिएगा, तो उस समय भी लोग अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा। और फाइनली एक समय के बाद से जमींदारी प्रथा को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, खासकर बिहार के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में धीरे धीरे अब यहाँ पे बुर्जुआ लोगों का प्रभाव अधिक होने लगा, बुर्जुआ लोगों का प्रभाव अधिक होने लगा। और कांग्रेस में धीरे धीरे भी माना जाता है कि चूंकि जन आंदोलन बढ़ाना था, भीड़ बढ़ाना था, तो आगे चल के इन किसानों को भी उस कांग्रेस में बात यहाँ पे सुनी जाने लगी। लेकिन फिर भी तो देखिए, कांग्रेस में थोड़ा इफेक्ट था ही यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग के लोगों का, जमींदारों का। आगे हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार में किसान आंदोलन। अब देखिए, बिहार जो है ना, शुरू से यहाँ पे देखेंगे तो कृषि आधारित बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और उस समय देखेंगे तो लगभग 96% जो बिहार की जो आबादी थी, अपनी जीविकापार्जन के लिए कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी, कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। और इसी कृषि को औपनिवेशिक शासन प्रक्रिया के तहत, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के तहत हर तरीके से इस कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में, जमींदारों के कंट्रोल में यहाँ पे देना शुरू कर दिया, ठीक है। और यही जो भी नीतियाँ थी, औपनिवेशिक आर्थिक जो नीतियाँ थी इनकी, हर तरीके से देखेंगे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे न्याय व्यवस्था में हो, हर तरीके से इन लोगों ने इन किसानों का यहाँ पे शोषण करना शुरू कर दिया। अब इस शोषणकर्ता में चूँकि भारत के और भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन सारे लोगों से आप परिचित हैं। जैसे कि बिहार में जमींदार देखेंगे, बागान मालिक हो जाएगा, खासकर
चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे जो बिचौलिया जो होते थे, जो लगान वसूली करने के लिए आते थे, जमींदारों के द्वारा लोग संचालित होता था, या फिर यहाँ पे साहूकार या यहाँ पे महाजन, साहूकार या फिर ये लोग महाजन बड़ी मात्रा में लोग भेजते थे। ठीक है, कारण यही था ना, देखिए जो कोई भी किसान है, खुद आप सोच के देखिए, अगर ये किसान लगान अगर नहीं चुका पाएगा तो इसकी जो भूमि है नीलाम कर दी जाएगी, इसकी जो भूमि है नीलाम कर दी जाएगी। और इसी नीलामी से बचने के लिए अब किसान क्या कर रहा है, तो साहूकारों से हाई इंटरेस्ट पे ऋण ले रहा है और इसी ऋण जाल में फंसते जा रहा है। कई बार तो किसानों का जो ज़मीन यही साहूकार और महाजन ले लेते थे, चूँकि ऋण किसान चुका नहीं पाते थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आपको समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे जो नंबर 1 पहली बार जो किसान आंदोलन के रूप में अगर देखा जाएगा तो आंदोलन होगा यहाँ पे जिसको बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। इसमें एक व्यक्ति की भूमिका है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। उस समय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, उसी समय माना जाता है 1916 में राजकुमार शुक्ल को मौका मिला, उसमें साथ दिए डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद, साथ दिए ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, उस समय वो वकील हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण के, ठीक है, ससुर थे। तो राजकुमार शुक्ल के प्रयासों के माध्यम से अगर देखा जाए तो गांधी जी चंपारण आने को तैयार हुए, गांधी जी आए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पटना आए तो वे मजहरुल हक के पास रुके। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसानों के वकील हुआ करता थे, तो वहाँ से पटना से वो लोग भी साथ में चल दिए। मुजफ्फरपुर में आए तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में यहाँ पे आए, मुजफ्फरपुर में आए तो जेबी कृपलानी यहाँ पे मिल गए स्वागत करने के लिए, जेबी कृपलानी। और पटना में मजहरुल हक और दूसरा राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में कौन मिल गया, जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, और ब्रजकिशोर प्रसाद पहले से यहाँ पे मौजूद थे। तो आपको नाम पूछा जाता है, 4-5 नाम आप लोग को जरूर यहाँ पे लिखना ही लिखना है। और भी नाम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये लोग जब मोतिहारी आ गया तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए, जैसे कि अनुग्रह नारायण सिंह का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा पहली बार यहीं पे सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा एक साथ यहाँ पे शुरू किया गया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन गांधी ने यहाँ पे सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया। और इसका प्रयोग देख के अंग्रेज लोग भी भौचक रह गया। मतलब मजबूरन उन लोगों को जो समस्या थी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जो समस्या थी, जैसे कि यहाँ पे जो भी नील्हे लोग थे, नील्हे जो भी बागान मालिक होते थे, जो नील की खेती करवाते थे, उन्हीं को नील्हे बोला जाता था। ये लोग क्या करता था, तो एक अनुबंध के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों से उनके, ठीक है, 3 कट्ठे भाग पे, ध्यान रखिएगा, 1 बीघा में होता है, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा में 3 जो कट्ठा था उन लोगों को, किसानों को 3 कट्ठिया पद्धति के तहत नील की खेती करना पड़ता था। अब ये नील की खेती करते थे तो इनका मिट्टी बर्बाद हो जाता था, फसल चक्र से भी सुधार नहीं होता था, जल प्रदूषण वो अलग ही होता था। तो किसानों की इससे बहुत बड़ी समस्या थी और उसका बहुत ही कम भाग, नील का जो रेट था लगभग 12-13 रुपये उस समय प्रति हेक्टेयर यहाँ पे दिया जाता था। और ये किसान क्या करते थे, नील उपजाते थे और जाके उनको जो भी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ जो होती थी, अंग्रेज़ों के घर जो भी बागान मालिक होते थे, वहाँ पे ये लोग जाके दे देते थे। तो नील्हे जो थे बड़ी मात्रा में चंपारण के क्षेत्रों में ये लोग यहाँ पे आके बस गए हुए थे। अब यही समस्या था मेन। तो गांधी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के मांग से, ठीक है, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के द्वारा इन किसानों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया और गांधी इसमें सफल भी हुए। फाइनली जो भी समस्या थी यहाँ पे 3 कट्ठिया पद्धति को लेके उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। जो भी बड़ी मात्रा में नील्हों के द्वारा यहाँ पे लगान वसूली जो किया गया था, उस लगान वसूली को कुछ भाग वापस यहाँ पे दिया गया और लगान में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कमी भी किया गया। उस समय आगे चल के जापान में कृत्रिम रंग का खोज हो गया था,
सॉरी जर्मनी में कृत्रिम रंग का खोज हो गया था, तो नील्हों को अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। ये लोग सोच रहे हैं, मतलब जो नदी का जो पटवन होता है, किसान जो नदियों का जो पानी, जंगल का पानी अपने खेतों में डाल रहे थे, वहाँ पे भी ये लोग चार्ज लगा रहा था। तो बहुत समस्या थी। फाइनली इन सारे समस्याओं को गांधी जी के द्वारा यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया, और माना जाता है कि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का यहाँ पे बहुत ही सफल प्रयास किया गया गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे किसान आंदोलन की हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत में माना जाता है कि पहली जो सफलता है, भारत में पहली जो सफलता है, इन्हीं गांधी के नेतृत्व में यहाँ पे किसानों को मिली। पहली जो सफलता है गांधी के नेतृत्व में किसानों को मिली। और आप कह सकते हैं कि अब किसान इतना से संतुष्ट होने वाला नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी को एक बार इतना अधिकार दे दीजिए तो कुछ ही दिनों में बोलेगा कि हमें अधिकार और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यही तो हुआ है। थोड़े से अधिकार से भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अधिकारों को और अंग्रेजों के समक्ष रख रहे हैं कि हमें इतना अधिकार चाहिए, इतना अधिकार चाहिए। फिर करते करते वो दौरा ही गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, या फिर हमें पूर्णतः अब यहाँ पे मुक्त होना है, होना है। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन को यहाँ पे ध्यान में रख के कराया जा रहा है, तो ये दरभंगा जो महाराज थे, अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो मधुबनी का क्षेत्र है, यही मधुबनी का क्षेत्र में व्यापक रूप से यहाँ पे फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा, मधुबनी का क्षेत्र में। अब यहाँ पे समस्या क्या था किसानों को, कारण के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे दरभंगा महाराज के जो भी यहाँ पे एजेंट होते थे, जो भी एजेंट होते थे, ये लोग लगान वसूली के समय ये लोग बहुत अधिक लोग अत्याचार करता था किसानों पे। समझ रहे हैं ना, अस्थाई बंदोबस्त लगा हुआ है, और अस्थाई बंदोबस्त के तहत इस महाराज को अब अंग्रेजों को लगान देना है। लेकिन अब ये महाराज क्या कर रहा है, तो अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों से यहाँ पे लगान वसूली करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और अधिक जाति की गई थी। जो भी यहाँ पे जंगल से आम लोग यहाँ पे, चाहे वो फल तोड़ के लाना हो गया, लकड़ी लाना हो गया जलावन के रूप में, इन सारे ही गतिविधियों को यहाँ पे इन लोगों के द्वारा रोक दिया गया था। अब यहीं से बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या आना शुरू हो गई। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो नेतृत्व जो किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। अब स्वामी सहजानंद और स्वामी विद्यानंद दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वामी विद्यानंद के द्वारा समर्थन यहाँ पे किया गया। एक बड़े ही रूप में यहाँ पे आंदोलन करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, लेकिन माना जाता है कि जो दरभंगा महाराज था उस समय कांग्रेस से जुड़ चुका था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से जुड़ चुका था, और स्वामी विद्यानंद ने राष्ट्रीय मंचों पे इन बातों को रखना शुरू किया, कांग्रेस के समक्ष रखना शुरू किया। लेकिन दरभंगा महाराज का कांग्रेस में अधिक से अधिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से अब यहाँ पे इसके खिलाफ सफल आंदोलन यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। अब जब सफल नहीं हो पाया यहाँ पे आंदोलन, ध्यान रखिएगा, सफल नहीं हो पाया, इनकी बातों को नहीं सुना गया, तो अब किसान क्या करते, मरते भी क्या नहीं करेगा। किसान यहाँ पे हिंसा पे उतारू हो गए, हिंसक गतिविधियों पे संलिप्त हो गए। और देखेंगे तो पूर्णिया हो गया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, इन सारों ही क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में किसानों के द्वारा हिंसाग्रस्त आंदोलन करने का प्रयास किया गया। जैसे कि मुंगेर में यहाँ पे कुछ नाम आएगा 1922 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 1922 के आसपास मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया, किसान सभा का गठन किया गया। और यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो है यहाँ पे जुबैर सिंह और दूसरे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। जुबैर सिंह और दूसरे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। अब जब ये आंदोलन बहुत तेज़ी से भड़का, चूँकि यहाँ भड़कने का यहाँ पे कारण ये भी था, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1920 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 1920 के आसपास राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, नागपुर अधिवेशन हुआ था। और इस नागपुर अधिवेशन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने पारित किया था कि कर नहीं देना है, चूँकि बड़े बड़ा रॉलेट एक्ट हो गया या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सब सारा यहाँ पे हो चुका था, तो कर नहीं देने का प्रस्ताव इसमें यहाँ पे दिया गया था। और असहयोग आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा हुआ था,
असहयोग आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि कर यहाँ पे नहीं देना है, तो बहुत सारे लोग बड़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। यही कारण है कि अब राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ पे कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन में यहाँ पे खुद कांग्रेस बोल रही है कर नहीं देना है। और यहाँ पे ऑलरेडी जब स्वामी विद्यानंद के द्वारा आंदोलन करने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो पुनः यहाँ पे जब किसानों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो मुंगेर में यहाँ पे 1922 में, ध्यान रखिएगा, जुबैर सिंह और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब इसी प्रभाव को, चूँकि आंदोलन जब तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है, तो इसी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए माना जाता है कि दरभंगा महाराज ने हस्तक्षेप किया और 1922 में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कराया। प्रांतीय सभा का गठन कराया, ठीक है, ख़त्म करने के लिए कि जो भी हिंसाग्रस्त जो आंदोलन है ख़त्म हो जाए या फिर शिथिल पड़ जाए। तो कुछ मांगों को यहाँ पे, किसानों के कुछ मांगों को यहाँ पे मान लिया गया, लेकिन ध्यान रखिए कुछ मांगों को मान लिया गया, लेकिन अभी भी किसान इससे बहुत अधिक संतुष्ट यहाँ पे नहीं थे। इसीलिए यहाँ पे इसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा कि अब यहाँ से किसान समझ गए कि हमको संगठित होना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे मुंगेर में संगठित हो गए, पूर्णिया में, सहरसा में, भागलपुर में संगठित हो गए। तो अब यहीं से आपको समझना होगा इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, इनको आगे के मांगों के लिए पूरा प्रेरित करने का प्रयास करेगा। अर्थात किसान संगठित हुए, अब अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन और तेज़ी से होने लगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं किसान सभा की स्थापना। अब इस दौर में बीच में बहुत सारा घटनाएं यहाँ पे होते रहेगा, जैसे कि 1922 में यहाँ पे हो चुका है किसान सभा, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारी हिंसक गतिविधियाँ भी देखेंगे यहाँ पे। असहयोग आंदोलन के बाद से स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का भी गठन हुआ। तो कई सारी यहाँ पे देखेंगे तो विचारधाराओं के रूप में, ठीक है, साम्यवादियों का भी यहाँ पे उदय हो गया। आगे चल के देखेंगे कि जो किसान है कहीं न कहीं साम्यवादी आंदोलन से भी आपको जुड़ते हुए दिखाई देगा। तो बहुत सारी जो गतिविधियाँ जो यहाँ पे चल रहा है, सबको क्या चाहिए, भीड़ चाहिए, सबको लोग चाहिए, बड़ी मात्रा में आए। और किसानों से अधिक जनसंख्या यहाँ पे किसकी यहाँ पे हो सकती है, खुद आप सोच के देखिए। तो किसान के मांगों को लेके आगे चल के देखेंगे तो कांग्रेस कुछ हद तक यहाँ पे एक्टिव नज़र आएगी, क्योंकि इतना बड़ा जो जनसमूह था, कांग्रेस किसी भी हालत में किसानों को निराश करके छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये दौर है किसान सभा का जो यहाँ पे स्थापना हो रहा है, या फिर इसका मैं दूसरा एंगल में दे देता हूँ कि बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका। स्वामी सहजानंद की भूमिका, देखिए, स्वामी जो सहजानंद जो सरस्वती है यहाँ पे, ठीक है, जब एक किसान सभा से जुड़ गए तो माना जाता है कि आंदोलन में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आ गया। चूँकि स्वामी सहजानंद असहयोग आंदोलन से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के समक्ष इन्होंने अपनी बात को भी रखा हुआ था, लेकिन उस समय इनकी बातों को यहाँ पे अनसुना कर दिया गया था। इसीलिए स्वामी सहजानंद खुद ही देखेंगे तो नेतृत्वकर्ता के तौर पे किसानों की समस्याओं से परेशान हो गए, सामने आना, ठीक है, शुरू कर दिए। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद की हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था यूपी में, मैंने बताया हुआ था वर्तमान में, ठीक है, गाजीपुर का जो क्षेत्र है यूपी में, वहीं पे हुआ था। लेकिन जो भी इनकी राजनीतिक गतिविधियां जो कहा जाए, बिहार में और यूपी में बहुत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल टैलेंटेड आदमी थे, जैसे कि एक प्रखर बुद्धिजीवी के रूप में लेखक, समाज सुधारक कह सकते हैं, क्रांतिकारी, एक इतिहासकार के तौर पे, ठीक है, इनको आप समझ सकते हैं। पटना में आए हुए थे और बिहटा में इन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था। बिहटा में, ध्यान रखिएगा, पटना के बिहटा में आश्रम इन्होंने बनाया हुआ था। जो भी छोटे किसान थे उस समय, छोटे किसान या जो यहाँ पे खेतीहर जो मजदूर हुआ करते थे, वे काफ़ी समस्या, ठीक है, उनको थी यहाँ पे, खासकर ज़मींदारों से। तो इसीलिए स्वामी सहजानंद के द्वारा यहाँ पे इनका नेतृत्व करने का प्रयास किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ गया 1928 का, 4 मार्च 1928, ठीक है। इसी समय देखेंगे जनवरी फरवरी के महीने में तो सोनपुर का मेला बहुत बड़े स्तर पर लगता है, जिसमें अधिकतर से अधिकतर देखेंगे आम लोग, किसान ही उसमें शामिल होते हैं। पशु मेला के रूप में भी उसे जाना जाता है।
तो सोनपुर मेला में ही 4 मार्च 1928 को किसान सभा की यहाँ पे स्थापना की गई। किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके जो अध्यक्ष बने खुद सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, और इसके जो सचिव बने श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। अब जो बना हुआ था प्रांतीय किसान सभा, मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे प्रांतीय जो सभा था, ठीक है, इसी का एक विधिवत रूप देने का प्रयास किया गया सोनपुर के मेला में 4 मार्च 1928 को। इसको विधिवत रूप किसान सभा के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। सहजानंद अध्यक्ष बने और सचिव बने हैं यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। अब जब ये सारी गतिविधियां हो रही है तो देखेंगे तो बड़ी तेजी से अब इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। तेजी से इसका प्रसार होना शुरू हो गया, जैसे कि पटना हो गया, इसके साथ साथ सारण, भागलपुर के क्षेत्रों में, और यहीं पे इन लोगों के द्वारा जो भी किसान आंदोलन का उद्देश्य भी इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य था कि हर हाल में मालगुजारी को यहाँ पे कम किया जाए, ठीक है, मालगुजारी को कम किया जाए, नहर शुल्क में यहाँ पे कमी किया जाए। नहर शुल्क आज भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राशि वसूली जाती है नहर शुल्क के रूप में। जो भी यहाँ पे भ्रष्ट जो कर्मचारी है उनको यहाँ पे हटाया जाए। इस समय कुछ इसी टाइप की इनकी यहाँ पे मांगे थी। तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे फैलना यहाँ पे शुरू हो गया। फिर देखेंगे तो 1929 का वो समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक दौर, 1929 में कुछ यहाँ पे घटनाएं हो गई। 1929 में कुछ घटनाएं हो गई, जैसे पहला घटना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी पूरे विश्व स्तर पे जब ये आर्थिक मंदी आया तो समझिए जब भी आर्थिक मंदी आएगा तो किसानों की समस्या होगी। बहुत सारे जो भी यहाँ पे मजदूर रहेंगे उन मजदूरों को समस्या होगी। जो भी फैक्ट्री मालिक होंगे यहाँ पे उन सारे ही लोगों को समस्या होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमिकल जो रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया होगी वही पूरी तरीके से रुक जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब यहाँ पे रुक जाएगा। तो समस्या यहाँ पे आना यहाँ पे तय है। और 1929 में यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार आए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार आए हुए थे। अब इनकी बिहार यात्रा से, ध्यान रखिएगा, इनकी बिहारी यात्रा से किसानों में चेतना का प्रसार होना शुरू हो गया। किसानों में चेतना का प्रसार यहाँ पे होना शुरू हो गया, क्योंकि किसानों के लिए पटेल का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह वगैरह आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे भी इन्होंने किसानों की मांगों को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास किया था। तो बिहार के किसानों को भी सरदार पटेल से काफ़ी यहाँ पे उम्मीद थी। अब ये किसान आंदोलन इतना तेज़ी से फैला कि इससे जो समस्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जमींदारों को सबसे अधिक हुआ, चूँकि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे जमींदार वर्ग को समस्या आई। इनको लगा कि भाई अब कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि सरदार के द्वारा बोल दिया जाए तो समस्या आना तय है। तो जमींदार वर्ग यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क हो गया। अब ये जब सतर्क होगा तो कहाँ जाएगा, खुद सोचिए, कांग्रेस के पास जा नहीं सकता है, जाएगा ये अपने आका के पास, अंग्रेज़ों के पास जाएगा, अंग्रेज़ों के पास जाएगा। और अब अंग्रेज़ों के द्वारा इस किसान आंदोलन को देखेंगे, ठीक है, तो दमन करने का प्रयास किया गया। खुद जमींदार वर्ग के द्वारा भी देखेंगे तो एक इन किसानों को दबाने के लिए एक पार्टी की स्थापना किया गया, जिस पार्टी का नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे स्थापना किया गया जमींदारों के द्वारा। 1932 के आसपास इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि क्या किसान इससे रुक जाएंगे? ये वैश्विक आर्थिक मंदी है, इतनी बड़ी मात्रा में वे लोग अपना लगान दे रहे हैं, मालगुजारी दे रहे हैं, नहर शुल्क दे रहे हैं बिहार में, तो समस्या यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? खुद आप सोच के देखिए। किसान यहाँ पे रुकने वाले क्या थे? किसी भी हद तक यहाँ पे नहीं थे, किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं थे। अब 1929 के बाद से देखेंगे तो फिर ये दौर आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लेना शुरू कर दिया।
किसानों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। अब देखिए गांधी गांव-गांव जा रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो यहाँ पे गांधी के द्वारा आश्वासन दिया ही जाता होगा कि भाई किसान, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आज़ाद हो जाएंगे। पूरा का पूरा गांधी ये भी चीज़ समझाने में बहुत हद तक सफल हुए थे कि देखो असली जो शोषण करता है वो तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं। ब्रिटिश लोगों ने ही अस्थायी बंदोबस्त लाया हुआ है जिसकी वजह से ज़मींदारी व्यवस्था को फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर ब्रिटिश व्यवस्था ही ख़त्म हो जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे ज़मींदारी व्यवस्था में भी यहाँ पे टूटना तय है। यहाँ पे इतनी मोटी मात्रा में लगान नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत सारा जो कारण है आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो किसानों में कहीं न कहीं उनके अंदर, ठीक है, जन चेतना पैदा करने की यहाँ पे, ठीक है, कोशिश किया जा रहा था। तो किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लेना शुरू कर दिया और इसका दो जो मोटिव था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जैसे कि नमक कानून को उल्लंघन करना या फिर चौकीदार कर को, चौकीदार जो कर होता था, ठीक है, उसको यहाँ पे नहीं देना। जैसे थाना होता है ना, मैं बार बार बताता हूँ, एक थाना है, जो भी थाना यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो संचालित की जा रही है, तो ये लोग क्या करता था कि आसपास के लोगों को सुरक्षा के नाम पे लोग, ठीक है, कर वसूलता था जिसको बोला जाता था चौकीदारी कर। अब आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब किसान ऑलरेडी त्रस्त हैं वैश्विक आर्थिक मंदी से। वैश्विक आर्थिक मंदी से किसान ऑलरेडी यहाँ पे त्रस्त है यहाँ पे, और उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया तो यहाँ पे किसान बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और कुछ जगहों पे आपको देखेंगे, ठीक है, तो हिंसक झड़प भी हुई। इन सारे ही चीज़ों को बताना है आपको, जैसे कि 3 जगह का मैं नाम लिख रहा हूँ। पहला है यहाँ पे गोपालगंज। गोपालगंज में किसानों ने पुलिस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वही अगर देवरिया की तरफ देखेंगे तो उधर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आएगा। इनके द्वारा किसानों का नेतृत्व किया गया। जहानाबाद में भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया, लेकिन जहानाबाद में देखेंगे तो ज़मींदारों की संख्या अधिक थी, ज़मींदार लोग यहाँ पे यूनाइट हुआ था, तो ज़मींदारों के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का भी यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रयास किया गया। जब इतनी सारी हिंसक गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है, मतलब वैसा हिंसक नहीं है जैसे चौरी चौरा हुआ था, किसी को मार दिया गया, ठीक है, जब इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे होने लगी तो देखेंगे तो एक जांच समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा। जांच समिति का गठन किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्या है किसानों को। तो जांच समिति के स्तर पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे होगा गया के जिलाधीश के पास, गया के जो मजिस्ट्रेट था उसके पास किसानों ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट किया कि भाई जितना हो सके, ठीक है, किसानों की समस्याओं को यहाँ पे सुना जाए। तो माना जाता है कि यहाँ पे जो आदेश आया कि 50% से यहाँ पे कम मल गुजारी यहाँ पे कर दी गई थी। 50% से कम मल गुजारी की राशि यहाँ पे, ठीक है, गया के जिलाधीश के द्वारा कर दी गई थी। वहीं देखेंगे इधर तो कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाया, क्योंकि कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ था। तो कांग्रेस का जो प्रांतीय सभा के जो हेड थे राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, ठीक है, एक कमेटी यहाँ पे बनाया गया, कृषक जांच समिति। कृषक जांच समिति की यहाँ पे स्थापना की गई। अब इससे क्या हुआ है आपको, ठीक है, तो इसका एक जो बड़ी मात्रा में आपको जो प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो ज़मींदार हैं वास्तव में डर गए कि हमें उतना बड़ी मात्रा में लगान वही वसूलना है। ज़मींदार डर गए तो इन लोगों ने बहुत हद तक छूट देना भी शुरू किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में थोड़ा हिंसा का भी रूप यहाँ पे ले रहा था। अब इसी दौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किया गया, लेकिन इतना कोई ठोस परिणाम यहाँ पे निकल के नहीं आया। और फिर दौर आता है 1933 में सहजानंद के द्वारा फिर से आंदोलन करने का प्रयास किया जाएगा। तो माना जाता है कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1933 तक लगभग 117 से अधिक, सोच लीजिए, सभाएं आयोजित कर दी गई थी किसानों को जागरूक करने के लिए। और इस समय प्लान कर रहे थे कि हम मधुबनी में ही करेंगे,
मधुबनी में करेंगे। और मधुबनी में यहाँ पे शासक कौन है, तो ध्यान रखिएगा दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज। तो शाहजानंद सरस्वती जी जब 1933 में मधुबनी में जब किसान सभा का सभाएं करना यहाँ पे, ठीक है, मैंने प्लानिंग चल रहा था, नेतृत्व करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, तभी दरभंगा महाराज के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया, ठीक है। और फिर से देखेंगे यहाँ पे तो स्वामी सहजानंद और डायरेक्ट दरभंगा महाराज के बीच की यहाँ पे गतिविधियाँ थी। फाइनली स्वामी सहजानंद सरस्वती को पीछे हटना पड़ा और इन्होंने बिहटा में किसान सभा का नेतृत्व किया गया, मैंने इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे 1933 तक देखेंगे तो निर्विवाद रूप से सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के नेता यहाँ पे चुने जा चुके थे, मैंने बन चुके थे, यही एक चेहरा थे, ध्यान रखिएगा सहजानंद सरस्वती। उसके बाद से फिर देखेंगे सब समस्या आती है यहाँ पे, बकास्त भूमि को लेके भी देखेंगे समस्या यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि 1933 में जब ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है तो फिर से यहाँ पे एक जांच समिति का गठन किया गया था, जांच समिति का गठन किया गया था। अब इतनी सारी जांच समिति यहाँ पे आ गई तो राष्ट्रीय स्तर पे वही माना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे खासकर कांग्रेस का जो ध्यान किसानों के तरफ, ठीक है, आकर्षित हुआ, कांग्रेस का ध्यान किसानों की तरफ, ठीक है, दिया गया, खासकर बिहार के किसानों की तरफ कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें कितना बड़ा योगदान है, देख रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का, कि अपनी मांगों को, बिहार के किसानों की मांगों को उस राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना उस औपनिवेशिक युग में अगर कोई व्यक्ति किया तो थे यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, आपको समझना है ना, जैसे कि भारत की आज़ादी को लेके गांधी एक तरफ लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें अम्बेडकर का रोल आता है कि दलितों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर गांधी भारत के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो स्वामी सहजानंद, ठीक है, किसानों की कहीं न कहीं अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपको ऐसी चीज़, ठीक है, चीज़ों को समझना होगा, तभी जाके एक बेहतरीन आंसर राइटिंग यहाँ पे कर पाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 1935 में जो बकास्त भूमि का जो मामला था यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है बकास्त भूमि। तो देखिए बकास्त भूमि वैसी भूमि थी जो कि लगान जो भी किसान किसी कारणवश यहाँ पे दे नहीं पाते थे, तो लगान नहीं देने की स्थिति में, चाहे वैश्विक आर्थिक मंदी को लेके सोचिए कि किसानों की इनकम घट गया तो लगान किसान दे पाएगा। तो लगान जब किसान नहीं दे पाता तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यही जो किसान की जो ज़मीन थी, किसान की जो ज़मीन थी, ये ज़मींदारों के द्वारा यहाँ पे ले लिया जाता था, ज़मींदारों के द्वारा ले लिया जाता था। लेकिन अभी भी ज़मीन का जो ऑनरशिप है किसानों के पास है, जो मालिकाना जो हक है किसानों के पास है। लेकिन अब ज़मींदार जब इस ज़मीन को लिया है तो खुद तो ये जोतेगा नहीं, तो इन्हीं किसानों से, जिनकी ज़मीन होती थी उन्हीं किसानों से उस पर वो कृषि करवाता था और उसका आधा भाग, समझ रहे हैं ना, एक बटाईदार के रूप में सोचिए, बटाईदार के रूप में यहाँ पे ज़मींदार हो गया। ज़मीन किसकी है? इन किसानों की है। अब यही समस्या थी बटाईदार वाला, किसानों का यही था कि भाई ज़मीन हमारी है तो भाई जो भी इसमें फसल उपजेगा होगा तो भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, लेकिन ज़मींदारों के द्वारा आधा फसल का जो भाग होता था ले लिया जाता था बटाईदार के रूप में। सबसे बड़ी समस्या थी यही बकास्त भूमि को लेके। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है कि बकास्त भूमि की वापसी के लिए अब बिहार के किसान जो है पूरी तरीके से न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने में तुल गए। सोचिए, ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने में तुल गए। अब अगर ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना है तो आपको पता होना चाहिए अस्थाई बंदोबस्त को ख़त्म करना होगा, क्योंकि यही तो मेन कारण था अस्थाई बंदोबस्त। तो चूँकि उस समय दौर चल रहा था 1935 का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, कांग्रेस कह सकते हैं कि अपनी मांग रख रही है अंग्रेज़ों के समक्ष, तो यहाँ पे इतनी जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे समस्या था इन बिहार के किसानों को इस बकास्त भूमि को लेके। आई होप आप चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 1935 में ज़मींदारी उन्मूलन, देखेंगे ज़मींदारी
उन्मूलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया अपने अपने किसान लोग कि भाई हम लोग जमींदार को मानते ही नहीं है, ज़बरदस्ती चीज़ों को क्या करो अपने अंडर कंट्रोल में यहाँ पे कर लो। अब जब बड़ी तेज़ी से ये समस्याएं यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई तो फिर वो दौर आएगा 1936 का, ध्यान रखिएगा 1936 का। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो किसानों की समस्या को राष्ट्रीय मंचों पे उठाने का प्रयास किया गया। अब 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। और इसके जो अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ट्रिपल एस। और इसके जो सचिव बने याद रखिएगा एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके सचिव बने। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वामी सहजानंद अभी तक कहाँ थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के हेड हो गए थे, मतलब थे, लेकिन अब यहाँ पे अखिल किसान सभा के यहाँ पे नेता बन गए, अर्थात एक राष्ट्रीय नेता, किसानों के राष्ट्रीय नेता के रूप में कौन उभर रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पे उभर रहे हैं। ठीक है, अब यही से आपको समझना है। अब जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो गया तो पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। इसका प्रसार देखेंगे तो बिहार में भी तेजी से हुआ, प्रसार बिहार में तेजी से हुआ। 1936 तक देखेंगे बिहार में तो 2.5 लाख से ऊपर किसान जुड़ चुके थे। सोचिए 2.5 लाख से ऊपर किसान जुड़ चुके थे और इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का भी कार्य किया गया। जैसे कि इसमें सहजानंद सरस्वती खुद थे, राहुल संकीर्तन का नाम आएगा, पंचानन शर्मा का नाम आएगा, यदुनंदन शर्मा का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा यदुनंदन शर्मा का नाम आएगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में चल के जाके अखिल भारतीय किसान सभा से लोग जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। और फिर ये मामला यही नहीं रुका, 1938 में, ध्यान रखिएगा 1938 में बहुत ही बड़े लेवल पे पटना में इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, पटना में प्रदर्शन किया गया। अब ये पटना में लोग प्रदर्शन क्यों कर रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो 1937 का देखिए प्रांतीय चुनाव होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1935 के एक्ट के माध्यम से हुआ था कि जो भी प्रांत है, प्रांतों में जो द्वैध शासन यहाँ पे हटा दिया गया था। अब यहाँ पे केंद्र में भारत के लोगों को भागीदारी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया। तो इसी समय प्रांतीय जब चुनाव होगा, खासकर बिहार के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे कांग्रेस की मेजोरिटी तो थी ही यहाँ पे कांग्रेस। तो वोटिंग से पहले यहाँ पे होता है जब मैनिफेस्टो जो जारी करना, चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया, चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया। और किसानों की समस्या पर खूब चर्चा हुई, किसानों की जो भी समस्या थी, चूँकि इनको तो वोट पाना था उस समय, किसानों की समस्या पर खूब यहाँ पे चर्चा हुई। ठीक है, तो देखेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस और किसान का सामंजस्य एक अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ था। और आपको ये भी पता है कि 1937 में अब बिहार में कांग्रेस तो यहाँ पे जीत गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। अब किसान पूरी तरीके से नज़र लगाए हुए, जैसे वर्तमान में है ना, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी राज्य या केंद्र की जो सरकार है, अगर किसी भी प्रकार का चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, चुनाव जीत जाती है, तो लोगों को अपेक्षाएं, उम्मीद बढ़ जाती है कि अब जीत के आई है तो हमें भी उन, ठीक है, वादे को यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा निभाया जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा कितने बार होता नहीं है। ठीक वही हाल था, कांग्रेस मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन लगान की दर कम को लेके, और सबसे बड़ी जो समस्या थी बकास्त भूमि को लेके, बकास्त भूमि या फिर लगान की दर को लेके, लगान की कम दर को लेके कोई ठोस कानून यहाँ पे नहीं बन पाया। मैंने चुनाव जीत लिए, लेकिन होता है ना, जितना भी वादा किए
निभा नहीं पाए। कोई ठोस कानून यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं बन पाया। अब इसके पीछे के कारणों को आपको समझना होगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पे बिहार के जमींदार ही यहाँ पे चुनाव हुए थे, मतलब चिन्हित हुए थे, ठीक है, जमींदार लोग थे। और यहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडल का ध्यान रखिएगा प्रांतीय मंत्रिमंडल के रूप में बना हुआ है, अर्थात अभी भी देखेंगे तो प्रांतीय जो शक्ति थी इनको उतना अधिकार नहीं था कि केंद्र के विरुद्ध यहाँ पे जा सकते हैं। तो प्रांतीय शक्ति का सीमित अधिकार ये भी एक समस्या का कारण था, ठीक है। और कांग्रेस उस समय सुधारों के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थी, जो कि आपको समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। सोचिए अगर यहाँ कांग्रेस चाहती तो उसी समय बकास्त भूमि लगान को कम करवा देती, इससे अंग्रेजों को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये जो जमींदार वर्ग था कांग्रेस के हाथों से यहाँ निकल जाता, अर्थात उस राष्ट्रीय आंदोलन के समय जमींदार कांग्रेस को माने जमींदार जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस जमींदारों को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहती थी। इसीलिए किसी भी प्रकार के कड़ी कार्रवाई करने से कांग्रेस बचना चाहती थी जमींदारों के खिलाफ। लेकिन फिर वही है कि दोनों चीज़ों को तो एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। जमींदारों को खुश कर रहे हैं तो किसानों का संतुष्ट होना यहाँ पे स्वाभाविक है। इसीलिए जब कोई ठोस कानून यहाँ पे नहीं बनाया गया तो अब यहाँ पे जब कांग्रेस का अलग अलग समय में जो भी यहाँ पे सभाएं होगा, ठीक है, तो किसान जाने से मना भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे चंपारण के किसान हो गया, चंपारण, सारण, मुंगेर यहाँ के किसानों ने यहाँ पे जो भी जिला कांग्रेस समिति का जो भी यहाँ पे, ठीक है, सम्मेलन होता, ये लोग जाने से मना कर दिया, अर्थात भाग लेने से ही लोग मना कर दिया कि वादा करके लोग यहाँ पे निभाते नहीं थे, लेकिन मतलब निभा नहीं रहे। लेकिन अब समझ रहे ना कांग्रेस की भी मजबूरी है, किसानों की भी यहाँ पे मजबूरी है, किसानों की अपनी वर्तमान समस्या को लेके मजदूरी है, ठीक है, मतलब मजबूरी है। तो देखिए यहीं पे है, यही एंगल है हिस्ट्री पढ़ने का कि सबके एंगल को ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को सब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, किसके साथ कौन समस्या है, कारण क्या है, निवारण कैसे होगा, तभी ये सारी चीज़ें जाके यहाँ पे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और फिर वो बकास्त भूमि का मामला यहाँ पे आ ही गया, ध्यान रखिएगा बकास्त भूमि का मामला सबसे समस्या यहाँ पे यही दे रहा था, बकास्त भूमि। असली विवाद का मुद्दा अगर देखा जाए तो यही था। अब मुंगेर में देखेंगे तो हिंसा यहाँ पे होने लगी। मुंगेर में एक जगह है बढ़िया ताल, ठीक है। इसी बढ़िया ताल में यहाँ पे किसानों के द्वारा ठीक है जमींदारी उन्मूलन यहाँ पे कर दिया गया कि हम लोग जमींदार को नहीं मानते हैं, जमींदारी उन्मूलन यहाँ पे कर दिया गया। और एक बृहद आंदोलन चलाने का प्रयास किया गया मुंगेर में बढ़िया ताल के किसानों के द्वारा। इसका नेतृत्व तो पूछा जाता है, बीपीएससी पूछ लेता है कभी कभी कि यहाँ पे जो नेतृत्व किया गया था यदुनंदन शर्मा के द्वारा, नेतृत्व यदुनंदन शर्मा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इतना अधिक बड़ी मात्रा में ये मामला हुआ कि ये मामला चला गया जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास चला गया। अब जिला मजिस्ट्रेट ने घोषणा किया कि 1000 बीघा में, ध्यान से देखते चलिए, 1000 बीघा में 850 बीघा जमींदारों को वापस कर देना है। 850 बीघा जमींदारों को वापस कर देना है। यही सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या का कारण था, ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या का कारण था। लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट ने जैसे यहाँ पे घोषणा किया, सारे जो किसान हैं, ठीक है, एक्टिव हो गए। किसानों ने अपनी बातों को मान लिया कि चलो कम से कम 1000 बीघा में 850 जो बीघा है हमारे पास तो आया। अब यहीं पे देखेंगे तो जो किसान थे, खासकर दरभंगा हो गया, पंडौल, सारण, यहाँ के किसानों ने, ध्यान रखिएगा, यहाँ के किसानों ने जिसका नेतृत्व इधर देखेंगे तो राहुल संकृत्यायन,
या फिर जमुना कारजी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इन किसानों ने पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, मैंने सत्याग्रह के मार्ग तो अपनाया ही अपनाया, जबरदस्ती का, जोर जबरदस्ती का इन किसानों ने मार्ग अपनाया। और जो भी भूमि थी इनकी उसमें, ठीक है, फसल कटाई हो गया, बुआई हो गया, इन किसानों ने, ठीक है, पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। अर्थात ज़मींदारों को ये लोग, ठीक है, जो भी उनका भाग था जो लिया जाता था वो यहाँ पे देने से मना कर दिया गया। अब यही समस्या थी सबसे बड़ी। अब सोचिए, अब इतने बड़े स्तर पे हो रहा है तो ज़मींदार लोग यहाँ पे चुप बैठेगा? खुद आप सोच के देखिए, ज़मींदार लोग क्या यहाँ पे चुप बैठेगा? अब यहीं से ज़मींदारों ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से ज़मींदारों की प्रतिक्रिया होगी, ज़मींदारों की प्रतिक्रिया। तो देखिए, उस समय ज़मींदार चूँकि अपने तो फिजिकली रूप से तो लड़ नहीं पाएंगे किसानों से, तो ज़मींदारों के द्वारा बड़ी मात्रा में लठैत को रखा गया। जो भी लठैत होते थे, ठीक है, उन लठैतों के माध्यम से जहाँ जहाँ किसान सभा हो रहा था, किसान सभा को यहाँ पे भंग करने का प्रयास किया गया, कि मैंने इनकी यूनिटी को, किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जगह जगह यहाँ पे हिंसक गतिविधियों के माध्यम से आतंक फैलाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस मामले में देखेंगे तो कांग्रेस एकदम उदासीन रही, अब याद रखिएगा 1937-38 का ये दौर चल रहा है और कांग्रेस उदासीन है। तो कांग्रेस ऐसे ही उदासीन नहीं है, कांग्रेस तो अपने मुख्य जो शत्रु है, ठीक है, ब्रिटिशरों से यहाँ पे लड़ रही है। तो समस्या तो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कांग्रेस माना जाता है कि इस मामले में यहाँ पे उदासीन रही, ठीक है। और यहीं पे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे हमारी मांगों को उठाने के लिए, बिहार के स्तर पे हमारी मांगों को जब उठाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी चुनावी वादा करके अगर वादे को निभाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किसी ऐसे पार्टी में क्यों रहें। और माना जाता है कि सहजानंद सरस्वती की यहीं से जो रुचि है साम्यवादियों की तरफ बढ़ने लगी। और साम्यवादियों का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो भी समाज में जो अमीर लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी संपत्तियों को, ठीक है, इक्वल बराबर भागों में बांट दो। तो यही हिंसक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पे हो सकता है। और साम्यवादी मतलब क्या? हिंसक गतिविधियाँ, जैसे कि रूस की क्रांति में यहाँ पे हुई थी। किसानों ने बड़े पैमाने पे जो भी विद्रोह किया, वहाँ पे आंदोलन किया, ठीक है, रूस की क्रांति के माध्यम से। अब यही चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है। अब 1938-39 का दौर यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए देखेंगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे जब चल रहा होगा, तो कांग्रेस तो खुद बिजी थी अंग्रेज़ों के साथ नेगोशिएशन करने के चक्कर में। और इधर देखेंगे तो बिहार का जो, ध्यान रखिएगा, बिहार का जो किसान जो आंदोलन है धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान साम्यवादियों के हाथों में जाता हुआ भी दिखाई दिया। और आगे चल के उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे बंगाल में, बिहार में जो, ठीक है, मार्क्सवादी पद्धति या फिर कह सकते हैं कि लाल सलाम जैसे पार्टियों का भी आगे चल के इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। हालांकि माना जाता है कि 1939 तक, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, 1939 तक, ठीक है, जब आंदोलन जब पीक पे गया, इनका शीर्ष पे जब गया, तो कुछ सुविधा यहाँ पे दिया गया किसानों को, कुछ सुविधा दिया गया। लेकिन कुछ सुविधा का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो इनका असली जो समस्या था बकास्त भूमि को लेके, ये ख़त्म हो गया। लेकिन 1939 के बाद से जब आंदोलन बड़ी तेज़ी से, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध बड़ी तेज़ी से जब फैलना शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन को भी देखेंगे इस समय स्थगित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। और फिर यहाँ पे दौर आता है 1940 का, ध्यान से देखते चलिए, 1940 का। यहीं पे सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में देखेंगे तो राहुल संक्रांतन और पंडित यमुना कारजी, ठीक है, वहीं है यमुना कारजी, पंडित यमुना कारजी, इन दोनों के नेतृत्व में 1940 में एक पत्रिका निकाला गया था, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका इन लोगों के द्वारा निकाला भी गया था 1940 में, ठीक है। फिर यहाँ पे दौर आएगा 1943 का। 1943 में देखेंगे यहाँ पे तो किसान सभा होगा, ध्यान रखिएगा,
किसान सभा यहाँ पे होगा, और इसमें देखेंगे तो किसान जो सभा है पूरी तरीके से ये लोग, ठीक है, कांग्रेस से आपको अलग होता ये लोग दिखाई देगा, कांग्रेस से अलग होता हुआ दिखाई देगा, और ये लोग जाके धीरे धीरे साम्यवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए। साम्यवादी गतिविधियों की तरफ जेल जाना पड़ा, खासकर स्वामी दयानंद सरस्वती को। और माना जाता है कि लगभग 1943 तक स्वामी सहजानंद सरस्वती 3 बार जेल भी गए, 3 बार जेल भी गए, ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फाइनली 1950 में सहजानंद सरस्वती की यहाँ पे मृत्यु हो गई, और जो उनका लक्ष्य था जमींदारी उन्मूलन ख़त्म करना, बकास्त भूमि को ख़त्म करना, उनका लक्ष्य उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे 1946 का दौर आएगा, और आपको पता है यहाँ पे कि अब आज़ादी के लिए जब आंदोलन यहाँ पे जोर पकड़ा, आज़ादी के लिए आंदोलन जोर पकड़ा, बहुत सारी गतिविधियाँ एक साथ यहाँ पे हो रही थी, तो कैबिनेट मिशन भी भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया, और यहीं पे माना जाता है कि कांग्रेस फिर से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने निर्वाचन घोषणा पत्र जारी किया। निर्वाचन घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, खासकर बिहार के क्षेत्र में, जिसमें बोला गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त, वो ख़त्म हो जाएगा, बकास्त भूमि का पूरी तरीके से, ठीक है, उन्मूलन कर दिया जाएगा, ज़मींदारी उन्मूलन यहाँ पे हो जाएगा। चूँकि अब उस समय तो भारत लगभग आज़ाद होने की कगार पे था, तो कांग्रेस ने किसानों की मांगों को भी सुना, ठीक है, चूँकि अब ज़मींदारों के लेके आंदोलन में किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं थी, आंदोलन पूर्णतः देखा जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे तो सफल यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। और कांग्रेस जैसे ही यहाँ पे जीती, कांग्रेस जैसे ही यहाँ पे जीत के आई, तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस बार बिहार के लोगों को कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया, और इन सारे चीज़ों का उन्मूलन कर दिया, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीतने के बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, बकास्त भूमि को लेकर फिर से थोड़ी बहुत हिंसाएं आपको देखने के लिए मिलेगी, और उस हिंसा को दबाने के लिए कांग्रेस को 1947 में बिहार सार्वजनिक व्यवस्था रक्षण अधिनियम पारित भी किया गया, जिसमें सार्वजनिक बैठक में रोक लगा दी गई, एक गांव का किसान दूसरे गांव के किसान से मिल नहीं सकता था। तो 1947 में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ अब यहाँ किया गया। और जैसे ही संविधान सभा वगैरह सब यहाँ पे बन गया, चूँकि उस समय एक, समझ रहे हैं ना, मैंने इतना लोड था, जो भी कांग्रेस के जो सदस्य थे, एक तरीके पूरा केंद्र सरकार को चलाना है, दूसरी तरफ यहाँ पे संविधान को भी बनाना है, और उस समय जब हिंसा अगर लोग करेगा कहीं भी, तो समस्या तो मैनेज करने में उनको वहीं गया आएगी, लॉ एंड ऑर्डर को फाइनली मेंटेन करने से ही हो पाएगा, अदरवाइज फिर से कोई आएगा और जाके गुलाम बना लेगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जीत के बाद से बिहार के क्षेत्रों में देखेंगे तो 1952 तक आते आते जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। यही इसका मूलतः यहाँ पे रिजल्ट है, जमींदारी उन्मूलन ख़त्म हो गया, जमींदारी व्यवस्था ख़त्म हो गया, तो अपने आप बकास्त भूमि का भी मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया, बकास्त भूमि का भी मामला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यही था बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित, ठीक है, जितना भी चीज़ें था सबको मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब छोटा सा यहाँ पे हम लोग एक निष्कर्ष देख लेते हैं, लास्ट में आपको लिखना क्या है। निष्कर्ष में देखिए यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के अगर नहीं होते तो समस्या आती ही आती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई दिशा दी। इसके साथ साथ ब्रिटिश विरोधी के साथ साथ ब्रिटिश विरोधी के साथ साथ, ठीक है, इनके द्वारा जमींदारी प्रथा पर भी चोट किया जाने का प्रयास किया गया, जमींदारी प्रथा पर भी चोट किया, ठीक है। इनका जो उद्देश्य था, जैसे कि शोषित पीड़ित किसानों को मुक्ति करना, शोषित पीड़ित
किसानों के मुक्ति, ठीक है, मैंने इनका इतना योगदान है इन किसानों के लेके कि इनके योगदान को यहाँ पे भुलाया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे आप निष्कर्ष लिखने के लिए फ्री है, ठीक है, जितना अच्छा हो सके अपने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके निष्कर्ष लिखने के बाद आंसर को कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना आप लोग फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।